निवेश करना हम सबके लिए ज़रूरी होता है, ये बात तो हर कोई जानता है। लेकिन ये बात समझते कितने सारे लोग हैं। जैसे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आप सबके पास एक डॉक्टर होता है, उसी तरह आपके आर्थिक लक्ष्यों की सेहत का ख्याल रखने के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये कैसे बनाएंगे, ये आपको समझाता है मनी मंत्रा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्या है आज ऑन द शो। स्पेशल सिचुएशन फंड्स, क्या अनिश्चितता भी एक मौका है निवेश का? जानिए मनी मंत्रा में आज। आज मनी मंत्रा पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फंड पर चर्चा। हम आपको बताएंगे कैसे समझदारी से किसी सेक्टोरल फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करें। और मनी मंत्रा आप देख सकते हैं लाइव फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। अपने सवाल डालिए और हम करेंगे आपकी आज लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बार फिर से बेहद खास शो लेकर आया है मनी मंत्रा, जहां पर निवेश की बारीकियां तो आपको समझाएंगे ही, इसी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एक नए निवेश का तड़का आप कैसे लगा सकते हैं। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि निवेश की बारीकियों को समझते हैं, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को समझते हैं, तो कैसे अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने में, उसे अचीव करने में आपको आगे बढ़ना चाहिए, इन्हीं पर आज हमारा फोकस होगा। आज के मेहमानों से आपको मिला दूं जो आपकी सहायता करेंगे। आज हमारे साथ हैं मनी एज स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। आज का सबसे पहला मुद्दा है स्पेशल सिचुएशन फंड्स। अर्नव जी, स्पेशल सिचुएशन फंड्स किस तरह के फंड होते हैं, और सबसे पहले तो इन्हें इंट्रोड्यूस करने के पीछे वजह क्या हुई है, क्या वजह रही है? क्या इनका नाम स्पेशल सिचुएशन इसीलिए पड़ा है क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां हम बाजार में होते हुए देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में होते हुए देख रहे हैं, खासतौर से महामारी के दौर में, क्या इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्पेशल सिचुएशन फंड्स कहा जा रहा है? देखिए, कोई भी कंपनी हो, उसके नॉर्मल कामकाज के दरमियान आप देखेंगे कि ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी जो एक सरप्राइज हो या कुछ नया बदलाव हो, नया चेंजेस हो। तो ये सभी प्रकार की जो चैलेंजेस होती है, उसे टेक्निकली स्पेशल सिचुएशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ट्रेडिशनल या नॉर्मल डेफिनेशन होता है स्पेशल सिचुएशंस का, उसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई रेगुलेटरी पॉलिसी या पॉलिसी चेंज हो, यानी कि नियमों में बदलाव, ओवरऑल पॉलिसी सरकार में बदलाव, ये सिचुएशन से एक बड़ी पूरे सेक्टर या पूरे एरिया में एक नया सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। उसी तरह मान लीजिए कि कोई कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, मैनेजमेंट चेंज कर रही है, या एक इंडस्ट्री में एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, जिससे पूरा जिस प्रकार का कामकाज था या प्रक्रिया थी काम करने की, वो बदल जाती है। तो इसी प्रकार से कोई बड़ा डिसरप्शन हो जाता है, तो ये सभी सिचुएशंस को स्पेशल सिचुएशंस कहते हैं। अब इसे स्पेशल सिचुएशंस इसलिए म्यूचुअल फंड्स कहते हैं क्योंकि ये सब होने से एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है म्यूचुअल फंड्स के लिए कि जो कंपनीज इसे इंपैक्ट हो, उसमें निवेश करके ये सब जो चैलेंजेस है उसका एक फायदा लिया जाए। तो इसीलिए ये स्पेशल सिचुएशंस फंड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि इस प्रकार के जो सिचुएशंस से आधारित कंपनीज जिन्हें इंपैक्ट होता है, उन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करके एक पूरा स्कीम चलाया जाता है। और ये निवेशकों के लिए इस प्रकार के डिसरप्टिव फोर्सेस में भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखे, इसलिए म्यूचुअल फंड्स ने इस प्रकार की स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई है। हेमंत जी, अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इस तरह के स्टॉक्स को शामिल करते हैं जो इस तरह की परिस्थितियों, गतिविधि, सिचुएशंस में फ़िलहाल भले ही छोटी अवधि के लिहाज से वीक दिखाई दे रहे हों, लेकिन इनका जो लंबा नज़रिया होता है वो अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड के लिहाज से इस पूरे माहौल में स्पेशल सिचुएशन फंड्स के लिए स्टॉक का चुनाव करना कितना मुश्किल, आसान होता है? किस तरह के पैरामीटर्स होते हैं और किस तरह के स्टॉक्स को शामिल किया जाता है अपने इस पोर्टफोलियो में? कविता, देखिए, पहले हम समझ लें कि जब हम बात करते हैं स्पेशल सिचुएशन फंड्स की, तो ये एक तरीके से थीमेटिक फंड्स है, एक थीम के ऊपर काम करते हैं। फंड मैनेजर्स को लगता है
कि कहाँ-कहाँ पे उनको ऐसी स्पेशल सिचुएशंस हैं, जैसे अभी अर्नब ने समझाया कि वो किसी कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं, या किसी भी सिचुएशन में उनको लगे कि अगर वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनको ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, या किसी कारणों से सडनली कुछ बदलाव आया तो उनको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो उस तरीके से वो यहाँ पे अपने स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, हमें समझना पड़ेगा कि थीमेटिक फंड जो है, अगर मैं इसको देखूं कि जो सेक्टर फंड जो है उससे ये ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, क्योंकि ये अक्रॉस सेक्टर्स होगा। और अगर मैं किसी डाइवर्सिफाइड फंड से बात करूं तो उससे कम वहां पे डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो ये समवेयर इन द मिडिल कैटेगरी का एक फंड है। प्रॉब्लम थीमेटिक फंड्स के साथ क्या होती है कविता के, कभी कभी फंड मैनेजर्स को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो होती भी हैं जेन्युइनली, लेकिन मार्केट उसको रियलाइज करने में समय लेता है, या उस तरीके से वो पैन आउट नहीं होती है जैसा कि फंड मैनेजर को लगता है। तो ये थीमेटिक फंड के साथ एक इशू ये होता है कि वो परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होती है। अगर हम स्पेशली इन स्पेशल सिचुएशन फंड्स की बात करें तो ये कैटेगरी जो है एक नई कैटेगरी है। तो ज़्यादातर जो फंड है पिछले 1 साल में या 1.5 साल के अंदर आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस हालांकि पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रॉडली मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हमें ये देखना कि कंसिस्टेंटली क्या वो ऐसी स्पेशल सिचुएशन का फायदा उठा पाते हैं या नहीं, वो देखना होगा। बट ब्रॉडली अगर मैं इन फंड को एनालाइज करूं तो उनके अंदर जो सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल्स है, वो कम्युनिकेशन है, वो यूटिलिटीज है। तो इस तरह के जो सेक्टर हैं उनके अंदर मैंने देखा है कि फंड मैनेजर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को की है। तो ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी होती है फंड मैनेजर के लिए पैसा बनाने के लिए। बट एज एन इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि क्या इस पोर्टफोलियो की, इस तरह के पोर्टफोलियो की हमारे पास जगह है। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जो फंड मैनेजर है, जहां पे उनको एक नॉर्मल फंड मैनेजर भी है, चाहे वो स्पेशल सिचुएशन फंड देखे या नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड देखे, उनको अगर लगेगा अपॉर्चुनिटीज है तो डेफिनेटली वहां पे आप देखेंगे कि वो इन सेक्टर्स में उनका अच्छा एक्सपोजर होगा, इससे मिलते जुलते स्टॉक आपके पास होंगे। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि क्या हमारे पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। काफ़ी स्पेशलाइज्ड थीम पर ये फंड आधारित होते हैं, और क्योंकि हेमंत जी ने जिक्र भी किया है कि पिछले 1 साल में बढ़िया रिटर्न दिए हैं, तो मैं वो फंड्स के नाम बता देती हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है। यहाँ पर अगर हम इसके 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 102% के आसपास का रिटर्न दिया है। 6 महीने की अवधि में ABSL का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है और एक्सिस का स्पेशल फंड है। इन दोनों ने ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हुए हैं। छमाही में दोनों के ही रिटर्न लगभग 30 से 35% के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से ये जो फंड्स हैं इनका चुनाव काफ़ी सिलेक्टिव होता है, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग फंड मैनेजर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस वक्त किस स्टॉक का चुनाव कर रहे हैं और किस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव कर रहे हैं। और साथ ही टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस वक्त इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं और कितनी अवधि के लिए डाल रहे हैं। अर्नब जी, एक एक करके इन तीनों फंड्स की परफॉर्मेंस पर मैं बात करना चाहती हूँ, जहाँ पर हमें रिटर्न बम्पर आते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड के पोर्टफोलियो मिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? फंड मैनेजर ने कितना उम्दा काम किया है आपके मुताबिक, आपके विश्लेषण के मुताबिक मुझे बताइए, क्योंकि 1 साल का रिटर्न हम देख रहे हैं अर्नब जी। साफ तौर से महामारी का इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद 100% के ऊपर का रिटर्न कैसे? देखिए, अगर हम इसके जो ICICI का इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी फंड है उसे देखें, तो ये प्रकार के फंड्स में से ये सबसे पुराना है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसने ये 3 फंड में से सिर्फ इसी ने 1 साल पूरा किया हुआ है। तो एज अ कंसेप्ट एंड एज अ थीम ये ओवरऑल थीम नहीं है, लेकिन उसमें से दिस इज द ओल्डेस्ट फंड। दूसरी बात ये है कि दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट फंड, क्योंकि इसकी लेटेस्ट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो नियरली 4,300 करोड़। अब आगे बात आती है कि अगर हम पोर्टफोलियो में एक डीप डाइव ले, तो इसका पोर्टफोलियो 70% अराउंड लार्ज कैप्स में है, अराउंड 16% मिड कैप्स में और 12% स्मॉल कैप्स में है। तो इसका पोर्टफोलियो जो है वो एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही है, जिसमें लार्ज कैप को प्रीडोमिनेंस मिलता है। तो ओवरऑल 42 स्टॉक्स है इसके पोर्टफोलियो में, और इसका जो एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो अराउंड 54% है। तो ये सब देखते हुए हम ये देखें कि इसकी टॉप होल्डिंग्स क्या है, कि किस हिसाब से इसने ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और क्या ये आगे जाके भी इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो अगर हम इसकी टॉप होल्डिंग्स देखें
तो एनटीपीसी है, सन फार्मा है, भारती एयरटेल है, एक्सिस बैंक है, सीईएसई है। तो ये सभी स्टॉक्स जो है वो आज की तारीख में ये फंड के टॉप होल्डिंग्स है। तो मेरे हिसाब से देखिए कि अगर पिछले साल में हम देखें तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स ने अच्छा किया है और इसी हिसाब से आपको इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मेनी अदर फंड्स, लेकिन जो पोर्टफोलियो है उसमें भी अच्छी पोटेंशियल है। तो अगर आपको इस प्रकार का स्पेशल सिचुएशंस फंड ऐड करना ही है तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फंड है। लेकिन सिर्फ स्पेशल सिचुएशन का नाम है और पिछले साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया इसीलिए इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल न करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स भी मिलेंगे। तो ये सिर्फ अच्छा रिटर्न देख के इसे शामिल न करें, लेकिन पोर्टफोलियो इसका अच्छा है। ऑलराइट, अब हेमंत जी, अगर मैं आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की मैं ही बात करूं, इस वक्त क्या इसको शामिल करना ठीक होगा और मेरा मौजूदा पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए जिस पर अगर मैं इसको ऐड ऑन करूं तो मुझे वाकई में रिटर्न्स के लिहाज से और रिस्क के लिहाज से भी डाइवर्सिफिकेशन मिले, रिटर्न ज़्यादा मिले और मेरा रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाए? कविता, देखिए मेरा ये मानना, हमने पहले भी कहा, जैसे बात की हमने कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ये इकलौता फंड है इनफैक्ट जिसने 1 साल से ज्यादा समय लगाया है उसके अंदर। सो क्लियरली जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये स्पेशल सिचुएशन जो है उन इन्वेस्टर्स के लिए सही रहेगा जो पोर्टफोलियो को बहुत माइन्यूटली जो है ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कंपोजिशन कितना है। बट अदरवाइज जैसे हमने बात की कि इसमें मेजोरिटी जो पैसा है वो लार्ज कैप में है और कुछ पैसा जो है मिड कैप में है, और ये एक सारे के सारे जितने स्पेशल सिचुएशन फंड कैटेगरी में फंड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि उनका जो प्रीडोमिनेंटली जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप स्टॉक में, क्योंकि इस सिचुएशंस जब हम स्पेशल सिचुएशंस की बात करते हैं उनका फायदा जो है वो दिग्गज कंपनियां, बड़ी कंपनियां, जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां, लीडर्स हैं, वही उसका फायदा उठा सकती हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें, किसी भी पोर्टफोलियो को उठा के देखेंगे आप, तो जिन सेक्टर में इनका एक्सपोजर है वो आपके पोर्टफोलियो में होगी। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा होगा। अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूँ तो करीब 17% एक्सपोजर जो उनका फाइनेंशियल सर्विसेज में है, 10% कम्युनिकेशन में है, हेल्थ केयर में 15% है, यूटिलिटी में 24% है। इस तरह के पोर्टफोलियो नॉर्मल किसी भी फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप में आपको मिल जाएंगे, और मोस्टली मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप में आपको इस तरह के पोर्टफोलियो मिलेंगे। तो अगेन बिकॉज 1 साल का रिटर्न है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एज ए थीमेटिक फंड इस कैटेगरी का बहुत ज्यादा कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जिसको हम जज कर सकें कि जो फंड मैनेजर्स की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है इन स्पेशल सिचुएशन को सही समय पे समझने की और उसमें एंटर करने की और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने की, उसको अभी देखना बाकी है। तो मैंने जैसा कहा, ऐसे मिलते जुलते पोर्टफोलियो आपको फ्लेक्सी कैप में मिलेंगे, चाहे वो सेगमेंट वाइज एक्सपोजर हो, चाहे वो सेक्टर वाइज एक्सपोजर हो। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को रियली रश करके ऐसे फंड्स को देखना चाहिए। डेफिनेटली थीमेटिक फंड है तो ऐसे फेज होंगे जब उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा होगी, बट अगर आप देखें तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूटेबिलिटी। तो अर्नब जी, अगर इन फंड्स की टाइमिंग्स की मैं बात करूं जिसमें ये निवेश करते हैं जिन स्टॉक्स में, अब जैसे कि हमने कोरोना का एक वक्त देखा जहां पर इनको लगा कि कुछ ऐसी कंपनियों का चुनाव करना चाहिए जहां पर मजबूत फंडामेंटल्स हैं और जो इस मुसीबत के दौर में गिरी हैं, अच्छी वैल्यूज़ पर हैं, और आगे चलकर जैसे ही इकॉनमी और बाजार इस कंडीशन से बाहर निकलेगा, सिचुएशन से बाहर निकलेगा, तो ये दमखम दिखाने की क्षमता रखती हैं, मुनाफा कमा कर देने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में किस तरह की और स्पेशल सिचुएशंस अगर आप उदाहरण के तौर पे हमें समझा सके होते होंगे जिसका इंतजार करते हैं फंड मैनेजर्स या कंपनियों की गिरावट का इंतजार करते हैं? तो जैसे आपने समझाया कि कोविड एक एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई कंपनी में एक पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा हो, यानी कि या तो बिजनेसेस सेपरेट हो रहे हो, या कोई मर्जर हो रहा हो, या नया एक्विजिशन हो रहा हो, तो इस प्रकार की कंपनीज भी इन स्पेशल सिचुएशन फंड्स के लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव प्रपोजिशन हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इस प्रकार के चेंजेस आते हैं तो या तो वो कंपनी में एक थोड़ी गिरावट आती है, या वो जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से उन सभी एनालिस्ट को अपने व्यूज बदलने पड़ते हैं, तो ये एक बदल जा सकता है। दूसरी बात यह कि जब टेक्नोलॉजी एज अ डिसरप्टिव फोर्स भी आता है तो उससे एक पूरा जो सेक्टर होता है उसमें कई सारे बदलाव आ जाते हैं। तो उसमें कई इनकम्बेंट्स को प्रॉब्लम होता है, कई नई कंपनीज उभर के आती है, तो ये सभी एक स्पेशल सिचुएशंस फंड्स के लिए आइडियल कैंडिडेट्स हो जाते हैं
जिन्हें शामिल किया जाता है। तो अगर हम ये सभी स्पेशल सिचुएशन फंड के होल्डिंग्स देखें, टॉप होल्डिंग्स या पोर्टफोलियो पिक्स देखें, तो उसमें आपको कई ऐसी सारी कंपनीज दिखेगी जिसमें इस प्रकार की इवेंट्स होते हो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये एक आपको सिमिलैरिटी भी दिखेगी विद वेरियस अदर लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। इस चर्चा को जल्दी समेटना होगा और बाकी दो फंड्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हेमंत जी, दोनों का फंड मिक्स आप हमें बता दीजिए। यहाँ पर एक्सिस के स्पेशल फंड की बात हो रही है और इसके अलावा ABSL स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड की बात हो रही है। दोनों ने छमाही, ये मेरे ख्याल से अभी अभी आए हैं फंड्स, और इसीलिए इनकी 6 महीने की परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है। हालांकि इनमें निवेश की सलाह देना थोड़ा सा जल्द ही होगा, लेकिन इनके पोर्टफोलियो मिक्स के बारे में अगर मैं सवाल आपसे पूछ सकूँ तो वो आपको कैसा लगता है? कविता, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जितने भी स्पेशल सिचुएशन फंड्स हैं उनमें हमने देखा है कि प्रीडोमिनेटली पैसा जो है वो लार्ज कैप में गया, और वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है। अगर हम ABSL की बात करें तो करीब करीब यहाँ पे 76% जो है लार्ज कैप में, 23% मिड कैप में है। और आई थिंक अगर हम एक्सिस के स्पेशल सिचुएशन फंड की बात करें तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 80% के ज़्यादा जो है एक्सपोजर जो लार्ज कैप में है। तो क्लियरली, जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक फ्लेक्सी कैप की तरीके का ये पोर्टफोलियो है। दोनों के अंदर अगेन प्रीडोमिनेटली जो एक्सपोजर है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में, और उसका कारण ये है, जैसे हम स्पेशल सिचुएशन की बात करते हैं तो हम देखें कि हमने देखा कि पहले बैंकिंग सेक्टर ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो प्रोविजनिंग बैंकों ने की वो काफ़ी एग्रेसिव की, NPA सिचुएशन जो है बेटर है। और आज हमने जैसे कल हमने रिजल्ट देखा ICICI बैंक का, तो डेफिनेटली लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कुछ मूवमेंट होने वाला है। तो उनका फ़ायदा उठाने के लिए जैसे प्रीडोमिनेटली यहाँ पे पैसा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में गया है। उसके अलावा बेसिक मटेरियल जो है, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इन जैसे सेक्टर में इन फंड्स का एक्सपोजर है। तो क्लियरली, जैसा मैंने पहले भी कहा कि फंड, दोनों के फंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे आपको पोर्टफोलियो मिलेंगे, और ट्रैक रिकॉर्ड अभी इतना नहीं है कि ये कह सकें। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कविता, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि फंड मैनेजर इन सिचुएशन को कितना जल्दी पहचानते हैं, किस तरह का पोर्टफोलियो मिक्स बनाते हैं, और किस तरीके से अपने इन्वेस्टर को इन स्पेशल सिचुएशन से फायदा बना के उनके लिए एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं। तो समय जो है 1 साल के अंदर है। दोनों के दोनों फंड ने 1 साल कंप्लीट नहीं किया। ABSL का फंड एक्चुअली 1 साल कंप्लीट करने वाला है, लेकिन एक्सिस को थोड़ा अभी और टाइम है। मुझे लगता है थोड़ा समय देना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पोर्टफोलियो तो दिखता है और इससे मिलता जुलता पोर्टफोलियो और भी जगह मिलेगा आपको, लेकिन वो स्पेशल सिचुएशन में एंट्री कैसे करते हैं, किस तरीके से उसका फायदा उठाते हैं, देखने के लिए उसको मुझे लगता है और समय देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो तमाम बातें बारीकी से आपको समझाइए स्पेशल सिचुएशन फंड्स के बारे में। अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, तो स्पेशल सिचुएशन फंड आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्हीं मंझे हुए निवेशकों के लिए जिनके पास एक बुनियादी पोर्टफोलियो मौजूद है और कुछ नयापन अपने पोर्टफोलियो को देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के फंड्स में, जैसा कि हमने आपको पूरी चर्चा में समझाया है, जिस तरह की गतिविधियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं बाजार की, इकॉनमी की, अर्थव्यवस्था की, इवन ग्लोबली, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस फंड की मूवमेंट होती है और फंड मैनेजर्स कॉल लेते हैं। तो काफ़ी स्पेशलाइज थीम है और एक स्पेशलाइज निवेशक ही इसमें निवेश करे तो फ़ायदे की बात होगी। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में अगर आप इस वक्त कोई इंफ्रा फंड चूज़ करना चाहते हैं तो मनी मंत्रा आपको उसके भी तमाम ऑप्शंस लेकर आया है। अर्णव जी, हमारे पास समय लगभग ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने देखा है कि 100% के ऊपर तमाम इंफ्रा फंड्स ने रिटर्न हमें दिया है। बात करना चाहें तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ICICI प्रो इंफ्रा फंड है, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, HSBC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ABSL का भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। सभी में हम देख रहे हैं कि 100 के ऊपर के रिटर्न है पिछले 1 साल में। इसके पीछे क्या वजह है और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आखिर किस तरह के सेक्टर्स और कंपनियों को शामिल किया जाता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक और थीमेटिक फंड है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम काफी ब्रॉड होती है, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, रियल एस्टेट भी आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, स्टील आ जाता है। ये सभी प्रकार के आपके जो भी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करते हैं, पोर्ट्स आ जाता है, तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आपको सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आप one has to put the whole situation in context in the sense कि 1 साल के पहले अगर आप देखें तो कई सालों के लिए, पिछले मेरे हिसाब से 3 या 4 साल के लिए ये फंड्स कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मर थे और यानी कि इनका तो नेगेटिव ही रिटर्न था। तो ये बहुत समय के बाद इन फंड्स ने थोड़ी
परफॉर्मेंस दिखाई है, इसीलिए ऑन अ रिलेटिव बेसिस और कंपैरेटिव बेसिस आपको इसका परफॉर्मेंस सिर्फ 1 साल में अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये भी है कि ओवरऑल पिछले 1 साल में जो इक्विटी मार्केट्स है उसमें सिलेक्टिव रैली नहीं हुई है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड रैली हुई है। तो इसका भी फायदा इस सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को मिला है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की अगर आप पोर्टफोलियो और ये सब देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ देम में कई सारे होल्डिंग्स कॉमन है, लाइक फॉर एग्जांपल L&T है या अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो ये तो 2-3 होल्डिंग्स हैं, वो आपको टॉप होल्डिंग्स में मोस्ट ऑफ द फंड्स में सिमिलर दिखाई देंगे, लेकिन वेरिएशन अलग दूसरे में आता है, क्योंकि कई कंपनीज क्या होता है कि इवन ऑयल एंड गैस या टेलीकॉम इसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं, तो आपको ONGC, भारती एयरटेल इस प्रकार के होल्डिंग्स दिखाई देंगे। कई और होते हैं जो कंस्ट्रक्शन और जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हाथ लेते हैं, उनको शामिल करते हैं। तो ये सब एक मिक्सचर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत रिस्की थीम है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस सेक्टर्स आपको होल्डिंग्स मिलेंगे, और इसमें मार्केट कैप का भी आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके इसे चला नहीं सकती, तो उसमें आपको स्मॉल कैप होल्डिंग्स भी दिखाई देंगे। और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत समय के बाद ये फंड्स में थोड़ा रिटर्न्स दिखाई दिया है। तो लेकिन ये एज अ थीम ये बहुत डाइवर्सिफाइड थीम होती है, क्योंकि फंड मैनेजर्स को बहुत लीवे होता है कौन से सेक्टर्स और कौन से होल्डिंग्स को इसमें शामिल करें। साथ ही मुझे लगता है बहुत संयम से भी काम बरतना होता है। जिन भी निवेशकों के पास इस वक्त भी अगर कोई इंफ्रा फंड हो, हेमंत जी, तो खासतौर से पिछले 1 साल में शायद वो रिटर्न देखकर थोड़े से शांत तो हुए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर भी उनको इस तरह के रिटर्न देखने को मिले। जिस तरह के रिटर्न्स फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं, हेमंत जी, आपको लगता है कि इनमें से किसी फंड को पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए? मान लेते हैं अगर किसी को डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ही अगर इसको शामिल करना हो, तो क्या ये समय ठीक है? कविता बिल्कुल सही है। जैसे हमने बात की अभी कि देखा हमने कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उनकी लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर मैं पिछले 6-7 साल की परफॉर्मेंस देखूं तो करीब 4 या 5 साल ऐसे हैं या तो नेगेटिव है या तो बहुत ही लो रिटर्न है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो एक थीमेटिक कैटेगरी में आता है, और थीमेटिक कैटेगरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, कितना खर्चा गवर्नमेंट करती है। हमने देखा है हालांकि पिछले बजट में काफ़ी अच्छी एलोकेशन गवर्नमेंट बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आई, और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से मेक इन इंडिया के जो फोकस था, क्योंकि ये जो फंड्स हैं इनका बेसिकली जो ज़्यादातर एक्सपोजर जो है वो इंडस्ट्रियल्स में होता है, यूटिलिटीज़ में होता है, बेसिक मटेरियल में होता है। तो ये ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो साइक्लिकल है नेचर में। तो जब उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जब लगता है गवर्नमेंट की सपोर्ट है, तो डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले 6-7 साल की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो 4 या 5 साल में या तो नेगेटिव रिटर्न है या तो बहुत ही कम रिटर्न है। उसके मुकाबले में अगर मैं रिटेल किसी एक सामान्य इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो अगर मैं फ्लेक्सी कैप भी देखूं या मल्टी कैप देखूं या लार्ज एंड मिड कैप देखूं, तो 7 साल में 1 साल ऐसा होगा जहां पे रिटर्न या तो नेगेटिव या तो बहुत कम होगा। बाकी जितने भी 6 साल है वहां पे कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये थीम जो है काफी ब्रॉड बेस्ड है। जो भी फंड मैनेजर अगर एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड भी देखते हैं, उनको लगता है कि अगर इंफ्रा स्पेस में अपॉर्चुनिटीज हैं, और जिन सेक्टर्स की मैंने यहाँ पे बात की उनके सब सेक्टर्स भी है, उनमें डेफिनेटली फंड मैनेजर्स ने अपना एलोकेशन बढ़ाया है, तभी जाके वो पीयर ग्रुप में या बाकी जो कैटेगरीज हैं उनसे कम्पीट कर पाते हैं। तो आई थिंक किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए ऐसा नहीं है कि आपने अपॉर्चुनिटी खो दी है, आपने डेफिनेटली इसका फायदा उठाया है। 1 साल की परफॉर्मेंस देख के स्पेशली इंफ्रा जैसे स्पेस में, जैसा मैंने कहा, वहां पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अभी अब आगे जाके हम देखेंगे कि प्राइवेट कैपेक्स आता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, क्या वो कंसिस्टेंटली कर पाते हैं कि नहीं, और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, शायद एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता नहीं कि वो सूटेबल है। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, पोर्टफोलियो को बहुत एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं, तो आप 1 साल का रिटर्न देखें। हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था स्पेशल सिचुएशन फंड के लिए, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बड़ा पोर्टफोलियो बना चुके हैं, एक्सपीरियंस है, समझते हैं कि इससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है,
और अपने पोर्टफोलियो को बहुत माइन्यूटली आप उसको अगर आप एनालाइज करते हैं, तब में भी कुछ परसेंटेज आप डाल सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में भी इंफ्रा एज ए स्पेस अच्छा करेगा, बट कंसिस्टेंसी हमेशा इशू रहेगी। और जैसा अरुणा ने भी कहा कि अगर हम एलोकेशन देखें तो उसमें लार्ज कैप भी काफी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, तो एज ए सेगमेंट एक्सपोजर भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मुझे लगता है बहुत ध्यान से और सोच समझ के ही इन्वेस्टर को इंफ्रा फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और दूसरा, मेरे ख्याल से सेक्टर स्पेसिफिक फंड पोर्टफोलियो में शामिल करने से अर्णव जी कहीं ना कहीं आपके निवेश पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर की डुप्लीकेशन नहीं होती है, क्योंकि ये खासतौर से अगर इंफ्रा की हम बात करें, भले ही ये स्पेशल कैपिटल गुड्स हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, सीमेंट कंपनी, इन तमाम स्टॉक्स में निवेश करते होंगे, लेकिन अगर आपके पास एक लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में तो आपको एक्सपोजर मिलता ही है, तो ये निवेश की डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगी? नहीं, आपका कहना सही है कि अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है जिसमें इस सभी प्रकार की कैटेगरीज के आपने फंड शामिल किए हुए हैं, तो डुप्लीकेशन तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि आप देखेंगे कि इन फंड्स में जो भी होल्डिंग्स है वो आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखाई तो देंगे ही, क्योंकि ऐसा बहुत कम नाम यहाँ पर ऐसे है जो कोई नए नाम है या कोई किसी का पोर्टफोलियो ऐसा हो जो कंप्लीटली डिफरेंट हो। जो तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1-2 नाम लिया, L&T है या अल्ट्राटेक सीमेंट है, तो ये सभी आप अलग पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो में आप इसे देखते ही रहोगे। दूसरी बात एक भी है कि कई सारे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है ना, उनका कॉर्पस भी बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल ये HSBC का जो कॉर्पस है वो 112 करोड़ है, या क्वांट का कॉर्पस सिर्फ 85 करोड़ है। तो इस प्रकार के छोटे कॉर्पस का भी एक रिस्क आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का जो रिस्क है वो ज्यादा भी इस ओर से बढ़ जाता है, तो ये एक ध्यान में रखने वाली चीज भी है। और राइट, चलिए इसी के साथ हमने चर्चा जो की है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे उसको यहीं समाप्त करते हैं, और आपको बता दें कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो फिलहाल जैसे कि हमारे पैनलिस्टों ने भी आपको बताया है, आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। जैसे कि इस पूरी थीम की सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से कुछ खास नहीं थी, अचानक से 1 साल में हमने इसमें रिटर्न आता हुआ देखा है। तो फिलहाल जो मुनाफा वसूली करना चाहते हैं वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नया निवेश करने से आप बच सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन मनी मंत्रा में ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और लेंगे उनके सवाल। बने रहें। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. पापा, हमारे घर की चाबियों की कुछ कॉपीज बनानी चाहिए। ओके। एक किराने की दुकान में रखेंगे, एक रेलवे स्टेशन पे, एक बाहर गार्डन में और एक डोरमैट के नीचे। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चोरों को घर लूटने का न्योता दे रही हो? आप भी तो यही कर रहे हो। मतलब? ये क्या है? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड या फिर आपका अकाउंट साफ करने का न्योता। पापा, चाबी सुरक्षित, तिजोरी सुरक्षित। तूने पढ़ा तो नहीं है ना? याद भी कर लिया। कहीं लिख ले, भूल जाएगी। पापा, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर। The fact that India's growth will go up and there is underexposure of equity in it, and the percentage of profits to GDP is very, very low in it, and we have a huge pool of savings, and we have created and regulated the institution by which we can tap this.
So I mean, that's what makes me bullish. Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. चलिए मनी मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके तमाम सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। अर्नव पंड्या, हेमंत उस्तगी, हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इंतज़ार है दर्शकों के सवालों का। अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो अपने सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम एक एक करके आपके सवाल लाइव शो में शामिल करेंगे और आपको देंगे जवाब। और साथ ही आप हमें सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्या पहले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? चलिए यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि दर्शक हमें फ़ोन लाइन पर मिल जाएं, लेकिन शियोम जाधव का मैं सवाल लूँगी जिन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। और हेमंत जी, इनका सवाल है जीवन आनंद को लेकर। इन्होंने इस पॉलिसी में 16 साल पहले जो है पैसे लगाए थे और इनका जो सम एश्योर्ड है वो लगभग 4,85,00,000 का है। 2028 में ये कह रहे हैं कि इनकी पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाएगी। अब पॉलिसी प्रीमियम मेरे ख्याल से ये हर छमाही भरते हैं, 16,000 रुपये भरते हैं हर महीना, हर छमाही। तो अब बताएं कि 2018 तक 28 तक माफ़ कीजिएगा ये पॉलिसी है और 16 साल पहले इन्होंने ले रखी है। जिस सम एश्योर्ड के लिए ली है उसकी तुलना में तो ये ज़्यादा प्रीमियम अभी तक पे कर चुके हैं। जब हम जीवन आनंद की बात करें तो मुझे मालूम है ये काफ़ी पॉपुलर एंडोमेंट पॉलिसी है। काफ़ी सारे निवेशक उसमें निवेश करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है अगेन कि अगर हम लॉन्ग टर्म किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इन पॉलिसीज़ में ना तो आपको जिस तरह का कवर मिलना चाहिए वो आपको मिलता है, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपको एडिक्वेट कवर हो और अप्रोप्रिएट पॉलिसी आपके पास। जब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी जब लेते हैं तो ना तो हमें जिस तरह के रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलने चाहिए वो मिलते हैं, ना तो जिस तरह का कवर हमें मिलना चाहिए वो मिलता है। तो किसी भी एंगल से अगर मैं देखें तो वो हमारे जो फाइनेंशियल प्लान के जो पर्पस होते हैं वो कहीं से भी उनको मदद नहीं करते। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये, क्योंकि वो 10 साल तक प्रीमियम पे कर चुके हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस पॉलिसी को वो सरेंडर करें, फिर से अपने जो इंश्योरेंस का मिक्स है उसको देखें, क्योंकि इंश्योरेंस जो है आपके जो रिस्क जो आप देखते हैं अपने पोर्टफोलियो में उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। उसको बहुत से ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि कितनी आपकी इंश्योरेंस कवर है आपके ऊपर, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों को अगर अलग अलग करके हम हमेशा बोलते हैं, अगर आप एक टर्म प्लान लें और उसके साथ में अच्छे इक्विटी फंड लें या तो फिर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड लें, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको डेफिनेटली ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरी सलाह तो डेफिनेटली ये होगी कि इस पोर्टफोलियो इस पॉलिसी को आप सरेंडर करें। वो जो पैसा है अपने गोल्स को डिफाइन करके, जैसा मैंने कहा, अपने मिक्स को देख के कि इंश्योरेंस और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है उसको बनाइए। यकीन मानिए कि आपके जो रिटर्न है आगे जाके, क्योंकि आपके पास अभी भी समय है आगे ताकि अपने इन्वेस्टमेंट को आप ग्रो कर सकें, तो वो मुझे लगता है वो कहीं ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। मुझे ये बताएं सरेंडर करने की प्रक्रिया क्या होती है, और क्योंकि सरेंडर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में एक तो लोगों को बहुत पता नहीं है और जिनको पता है उन्हें बहुत पेचीदी लगती है ये, तो क्या वाकई इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? और सरेंडर वैल्यू पर कैसे आते हैं अगर हमें किसी पॉलिसी को करना ही हो तो सरेंडर? नहीं, देखिए कविता, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आई थिंक इसका सिंपल प्रोसेस है। इनफैक्ट टेबल्स मिलती हैं, आपको पता चलता है कि कितना पैसा आपको मिलेगा डिपेंडिंग ऑन कितने साल आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे किया है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप किसी भी, जैसे अगर आपने LIC से लिया है उनसे बात करें तो आपको समझाएंगे। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। और ये जानना कि कितना पैसा आपको मिलेगा ये टेबल्स के हिसाब से, और पब्लिश टेबल्स हैं वो, आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आपको वहाँ से मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे प्रभाशीष देव हैं। प्रभाशीष, हाय, गुड इवनिंग। हाय मैम, कैसे हैं आप? मुझे ये जानना था मैम कि फ्लैगशिप कैप फंड अभी कौन सा बेहतर रहेगा जब हम लेना चाहें? प्रभाशीष, आपके पोर्टफोलियो में और कितने और फंड्स हैं इसके अलावा? मेरे पोर्टफोलियो में 4-5 हैं। अभी मैं स्टार्ट ही किया हूँ, स्टार्टिंग है मेरा। नाम पता होगा आपको? नाम पता होगा? हाँ, SBI स्मॉल है, एक्सिस मिड है। SBI का स्मॉल कैप है, एक्सिस का मिड कैप है, पराग पारेख है।
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है? नहीं, फ्लेक्सिव नहीं है, कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, और बाकी तो? मैं स्टार्ट ही किया हूँ, नया हूँ मैं। अब स्टार्ट किया हूँ का मतलब अभी 1 महीने हुए हैं केवल? जी जी जी। 1 ही महीना हुआ है? जी। कितना करते हैं निवेश हर महीना? 5,000 के आसपास कर रहा हूँ और चाहता हूँ 5,000 और बढ़ाना। अभी 5,000 कर रहे हैं, इसको बढ़ाकर 8,000 करना चाहते हैं या 10,000 करना चाहते हैं? 10 करना चाहते हैं। तो मतलब अभी जो फ्लेक्सी कैप फंड पे हम आपको सलाह देंगे उसमें आप 5,000 रुपए डालेंगे। जी जी। अच्छा, उद्देश्य क्या होगा इस पूरे पोर्टफोलियो का? लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट। मतलब 20 साल 25 साल? जी। और अच्छा, और कितना आपको हासिल करना है इस पोर्टफोलियो से? ऐसा तो नहीं सोचे है जितना आ जाए। मतलब कोई राशि दिमाग में है कि इस निवेश से इतना आ जाएगा तो मैं इस काम के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर लूंगा, कुछ सोचा है? यही कि मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है, तो उसके लिए अच्छा लाइफ हो, घर बढ़िया एजुकेशन हो। चलिए, 2.5 साल की बेटी है, मैं उसी के लिए, उसकी उच्च शिक्षा के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए आप पैसे जोड़ना चाहते हैं, यही समझ के सवाल लेती हूँ। अर्नब जी, अब बहुत क्लैरिटी आ गई है सवाल पर, बताएं क्या सलाह होगी? देखिए, इनका ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है। हाँ। लेकिन अगर हम उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें और जो 2-3 फंड के नाम उन्होंने बताए, तो मेरे हिसाब से इनमें एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, और तीसरा फंड मोस्ट प्रोबेबली पराग परिक फ्लेक्सी कैप ही होगा, क्योंकि पहले इसका नाम था पराग परिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जबकि वो एक मल्टी कैप कैटेगरी में आता था। अब क्योंकि उसे शिफ्ट किया गया है फ्लेक्सी कैप में, तो इसका नाम बदल गया है। तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से। अब अगर इस पोर्टफोलियो मिक्स को हम देखें तो इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, इन द सेंस कि एक स्मॉल और मिड कैप फंड ऑलरेडी है, तो एक लार्ज कैप एक्सपोजर की इसमें जरूरत है ताकि एक ओवरऑल इवनली बैलेंस्ड आउट हो जाए। जरूर अगर आप फ्लेक्सी कैप करेंगे तो आपको 70% और एक्सपोजर लार्ज कैप में ही मिलेगा, क्योंकि यही एक ट्रेडिशनल एक्सपोजर मोस्ट ऑफ दी फ्लेक्सी कैप फंड्स के होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इनके पास लार्ज कैप फंड ना हो तो एक छोटी रकम जो एडिशन करना चाहते हैं उसमें से एक लार्ज कैप फंड में ऐड करें और फिर फ्लेक्सी कैप में ऐड करें। अब फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में कई सारे फंड्स है, कई सारे अच्छे परफॉर्मर्स भी है, लेकिन मैं 2 फंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिसमें चॉइस कर सकते हैं, जिसमें से एक तो शायद अगर उनके पास है ऑलरेडी, जो कि है पराग परिक फ्लेक्सी कैप, तो उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ्लेक्सी कैप एक्सपोजर आ जाता है उसमें। लेकिन जो पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के थीम पे निवेश करता है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि पराग परिक में एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो ये एक दूसरा पहलू है जिसमें आपको एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा एक दूसरा अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो कैनेरा रोबैको का भी फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, जिसमें अराउंड 59 स्टॉक्स है और जिसमें 25% मिड कैप एक्सपोजर भी है, लेकिन यानी कि प्रेडोमिनेंटली लार्ज कैप एक्सपोजर है लेकिन मिड कैप एक्सपोजर भी है। ये भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, तो ये भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है। तो इनको ये चीज करनी होगी, अपना पूरा पोर्टफोलियो देखें, अगर लार्ज कैप नहीं है तो जो आधी रकम ये एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लार्ज कैप में करें, और बाकी की रकम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी मान लीजिए कि अगर पराग परिक का है तो ये एक एडिशन तो हो गया, लेकिन क्योंकि 3 फंड में 5,000 रुपया आज जा रहे हैं तो वो रकम कम होगी, तो या तो पराग परिक में ही ऐड करें या कैनेरा रोबैको का फ्लेक्सी कैप बाकी की रकम से ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाषी, आपको कोई सवाल और पूछना है? जी नहीं मैम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए, और सलाह के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में आप बदलाव करें। अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनुभव, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं आप, क्या करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। मैम मेरा ये सवाल था कि मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वी डोंट हैव एनी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस एनी काइंड ऑफ थिंग,
तो जो भी इंश्योरेंस है आज तक लाइक शुरू से जॉब में ही है, हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सो वी डू नॉट हैव एनी पर्सनल इंश्योरेंस। तो अभी लाइक वी बोथ आर अराउंड 35 इयर्स ऑफ एज, तो क्या अभी कोई इंश्योरेंस लेना चाहिए? चाहिए तो कौन सा? दोनों लें अलग अलग, या फिर इस पे कुछ आप सजेस्ट कर पाए तो? ओके, मुझे क्या बताइए, अभी आप अपने ऑफिस से ही कवर्ड है ना दोनों? यस मैम। हेल्थ और पर्सनल दोनों नहीं है ना आपके पास? नहीं मैम, नथिंग, दोनों ऑफिस से ही हैं जो भी है। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करना चाहिए आपको अपने पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत इनफैक्ट इंश्योरेंस से करनी चाहिए। हेमंत जी, सही जगह पर सवाल पूछा है इन्होंने। बताएं किस तरह से टर्म प्लान सबसे पहले इनको हम रेकमेंड करते हैं? देखिए कविता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिस्क मैनेजमेंट जो है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का और किसी भी आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्क कवर जो है वो एडिक्वेट हो और अप्रोप्रिएट पॉलिसी आपके पास हो। हालांकि दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तो पहली बात तो हमें समझ लें कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि क्योंकि दोनों अर्निंग मेंबर हैं तो दोनों की प्रोटेक्शन जो है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए। होता क्या है कि जब ऑफिस का आपको अगर इंश्योरेंस मिलता है, काफ़ी बार हमने देखा है कि वो एडिक्वेट नहीं होता, और कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि मान लीजिए आपने जॉब को चेंज किया, या आप मान लीजिए जो आगे आके रिटायर हो, या ऐसी सिचुएशन हो कि वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या ऑफिस ने अपने हिसाब से उनको रिड्यूस कर दिया या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया, तो फिर सडनली आप देखेंगे कि आपके पास इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जब बीच में कुछ गैप है, आप जॉब चेंज कर रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो है रिस्क में एक्सपोज होंगे, हेल्थ वाइज और इवन लाइफ वाइज। तो मेरा ये मानना है कि दोनों में, लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में, आपकी पर्सनल पॉलिसीज होना जरूरी है। ये इंश्योर करेगा कि आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ये भी इंश्योर करेगा कि आपको जो रिस्क कवर है वो एडिक्वेट मिले, और कभी भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि आपके पास गैप हो। तो जाहिर सी बात है आपको टर्म प्लान लेना चाहिए दोनों। एक थंब रूल के हिसाब से कम 10 से 15 साल की जो आपकी एनुअल इनकम है उसके हिसाब से उतना कवर तो आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि आपकी यंग फैमिली है तो आप बेसिकली फैमिली फ्लोटर प्लान ले लें, उसमें भी इंश्योर कीजिए, जैसा मैंने कहा ऑफिस में और ये मिला के उतना एडिक्वेट कवर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप कंटिन्यूटी में जब रहते हैं अपनी पर्सनल पॉलिसी में, तो कभी भी ये डिस्प्यूट नहीं आते हैं कि आपकी हेल्थ पहले कैसी थी या अच्छी थी, या कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से उसका फायदा है। इंपॉर्टेंट है आप एनालाइज कीजिए कितना कितना कवर आप दोनों को मिल रहा है, और जैसा मैंने कहा डेफिनेटली अपने खुद की टर्म प्लान भी और हेल्थ इंश्योरेंस भी दोनों के लिए। और ये तो इंश्योरेंस में तो आप, हेल्थ इंश्योरेंस में तो आप एक फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको करने की ज़रूरत है। ये आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, स्पेशली अगर टर्म प्लान की बात करें, लेकिन रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना रिस्क कवर मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो हेमंत सर ये बताएं कि हेल्थ प्लान आप रेकमेंड कर रहे हैं फैमिली फ्लोटर ना, तो ये कितने कवर का होगा? फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम किस तरह से काउंटेड होता है? देखिए कविता, मुझे मालूम नहीं कि इनको कितना मिल रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा गया कि अगर मैं एक फैमिली की बात करूँ, यंग फैमिली है, तो कम से कम 15-20 लाख का तो कवर होना ही चाहिए कम से कम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखना होगा कि इनको कितना कवर मिल रहा है और कितना उनको यहाँ पे एडिशनल करने की जरूरत है। अभी आपका कवर कितना है जो आपको ऑफिस से मिल रहा है? मैम 6 लाख ईच। 6 लाख है हेमंत सर। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कम से कम 10 लाख तो इनको और एटलीस्ट ऐड करना ही चाहिए इसके अंदर, ताकि फिर जाके वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचेगा कि जो मुझे लगता है फिर वो एडिक्वेट होगा। ऑलराइट, अनुभव और कोई सवाल पूछना है? नो मैम, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल वरुण का होगा। वरुण, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाय कविता, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपका सवाल ट्विटर पर मैंने देखा और उसके बाद आपने सवाल को थोड़ा सा और एलैबोरेट करके भी पूछा है, जो मैं नहीं देख पाई हूँ, मैं अभी देख रही हूँ वो सवाल। बहरहाल आपका सवाल पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड को लेकर है। इसके अलावा जो आपके फंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, बताएंगे एक बार ज़रा? हाँ जी मैम, मैं रेगुलर SIPs कर रहा हूँ एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में, और एक मेरे टैक्स सेवर में, और एक मेरा SIP में ABSL 96 टैक्स रिलीफ में चल रहा था, जो कि मैंने अभी बंद कर दिया है। दो आपके पास 3 टैक्स सेवर हैं अर्णव जी, इनके पास 3 टैक्स सेवर हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म है, मेरा टैक्स सेवर है, ABSL टैक्स 96 है। मेरे लार्ज कैप में 5,000 रुपये डाल रहे हैं, पीजीआईएम ग्लोबल में इनके पास 2,000 और एक्सिस फ्लेक्सी कैप में 4,000 है। NPS में भी डालते हैं 50,000 रुपये सालाना, है ना जी? अच्छा, तो अभी आपका सवाल पीजीआईएम पर ही है और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो आप कैसा आपको लगता है अर्णव जी, वो आप सलाह पूछ रहे हैं इनसे, राइट वरुण? जी।
आपने इनमें बंद कर दिया है क्या निवेश, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी में और तीनों टैक्स सेवर्स में? नहीं मैम, मैंने सिर्फ जो आप ABSL टैक्स 96 जो है उसमें बंद किया है, बाकी सभी चल रहे हैं। कब से बंद किया है? ये मैंने लास्ट 2 महीने पहले बंद किया क्योंकि उसका कुछ रिटर्न ठीक से नहीं आ रहा था। कब से निवेश कर रहे थे? मैम 5 ईयर्स से कर रहा था मैं उसमें। SIP ना? हाँ जी। चलिए ठीक है। अर्णव जी, अब पूरा पोर्टफोलियो हमारे सामने आ गया है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इनकी चल रही है लगभग 5 साल से ही। जी, अगर हम देखें तो पहले हम टैक्स सेविंग का पूरा मामला हाथ में ले लें। तो इतने सारे टैक्स सेविंग फंड्स की पहली बात तो जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप टैक्स सेविंग फंड्स में सिर्फ उतना ही डालें जितना आपको 1,50,000 की सेक्शन 80C की लिमिट में जाने के लिए जरूरत हो। तो उससे ज्यादा न डालें, क्योंकि इसमें लॉक इन होता है, तो अननेसेसरीली लॉक इन करने का कोई फायदा नहीं होता। तो आज की तारीख में इनके पास 3 टैक्स सेवर फंड्स हैं। तो उसमें से एक तो ABSL उन्होंने बंद कर लिया, तो अभी उसका जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा तब वो उसमें से पैसा निकाल सकेंगे। तो दूसरे जो दोनों टैक्स सेविंग फंड्स हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म और मिराई, वो दोनों अच्छे हैं। तो उसमें से आइदर दोनों या एक ही में शिफ्ट करके एक ही कंटिन्यू करें। और दूसरे जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें एक और लार्ज कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो तीसरा फंड है जिसपे उन्होंने से स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा है, जो एक इंटरनेशनल फंड है, यानी कि इन्होंने एक इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है और ये एक फीडर फंड है। यानी कि ये जो PGIM का फंड है वो PGIM का जेनिसन इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो है उसमें निवेश करता है। और अगर हम जो बेसिक फंड है जो फॉरेन से मैनेज किया जाता है उसका पोर्टफोलियो और उसके बारे में हम देखें तो ये अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्ट करता है। तो यानी कि आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। इसमें अगर हम सेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट एक्सपोजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है और उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज में है। तो अगर उसके हम टॉप होल्डिंग्स को भी देखें तो उसमें टेस्ला है, सी है, एप्पल है, एक और एनवीडिया है। ये सभी कंपनीज लीडिंग कंपनीज है अक्रॉस द ग्लोब। तो हम देख रहे हैं कि इसमें यूएस का भी एक्सपोजर है, नेदरलैंड्स का एक्सपोजर है। मैंने एक टॉप होल्डिंग में एक अर्जेंटीना की भी कंपनी देखी है। तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो ग्लोबल है, अच्छा फंड है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो उस हिसाब से ये फंड एज एन स्टैंड अलोन एंटिटी इज अ गुड थिंग टू हैव इन द पोर्टफोलियो। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इनको जो इनका एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है उसमें आगे जाते हुए लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप के साथ एक मिड कैप फंड भी जोड़ना चाहिए। तो फिर उसके बाद अगर ये इस फंड में कंटिन्यू करते हैं इंटरनेशनल फंड में तो वो ठीक रहेगा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एक्सपोजर इन द पोर्टफोलियो। ऑलराइट, आपको सलाह समझ में आ गई है वरुण? मिड कैप फंड कौन सा अच्छा रहेगा? अर्णव जी, आप BSP मिड कैप की तरफ देख सकते हैं क्योंकि अच्छा फंड है, अच्छा पोर्टफोलियो है और ओवरऑल इसका ट्रैक रिकॉर्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भी काफी मजबूत रहा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हेमंत जी के लिए है। डॉक्टर मनिंदर शर्मा का LIC जीवन सरल में निवेश पर जानकारी ये चाहते हैं। 2011 से इसमें बने हुए हैं। सरेंडर कर दें हेमंत जी? जी बिल्कुल कविता, आई थिंक 2013 में इसमें जो फर्दर सेल्स थी वो बंद हो गई थी और डेफिनेटली रिटर्न जो है इसके अंदर बहुत कम है। और क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लंबे समय के लिए और भी आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इस पॉलिसी को आप सरेंडर करें। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देखें या उससे बाहर निकलें तो अपनी जो इंश्योरेंस नीड्स हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट नीड्स हैं उसको फिर से रीअसेस करें, देखें कि आपको वो एडिक्वेट कवर आपके पास ऑलरेडी है कि नहीं। तो फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म प्लान एंड म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली आपको सही एडिक्वेट कवर देगा, रिस्क कवर देगा और जिस तरह का रिटर्न एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको मिलना चाहिए उस पोर्टफोलियो से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन ही है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इक्विटी फंड में जाना है, उसमें बहुत सारी हाइब्रिड फंड्स भी हैं। वो जो ऑप्शंस आपके पास है मुझे लगता है उनका जो मिक्स है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप जीवन सरल से आप इसको सरेंडर कीजिए और पोर्टफोलियो को रीअसेस कीजिए और फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट को कीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में सही रिटर्न मिल सके।
अच्छा हेमंत जी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होंगी ना जिसमें से अगर निवेशक अब बने हुए हैं तो उनको निकल जाना चाहिए। अगर आप कुछ उदाहरण के तौर पे पॉलिसीज़ का नाम बता सकें जिनमें आप निवेशित हैं और ये लगता भी नहीं है कि आने वाले समय में कुछ मुनाफा दे सकती हैं, या ये निवेश ही इनसे गलत हो गया है, इनको निकल जाना चाहिए, इन पॉलिसीज़ में से कौन कौन सी होंगी, वो किस तरह की होंगी? देखिए पॉलिसीज तो काफी सारी हैं। जैसे कैटेगरी की बात करें, एंडोमेंट प्लान जितने भी, मैंने जैसे पहले भी कहा, और हमने जो दो जो पॉलिसीज की जो बात की हमने स्पेशली स्कीम्स की, दोनों की दोनों काफी पॉपुलर है। मेरा ये मानना है कि एज ए कैटेगरी हमको समझना चाहिए कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब आप इन तरह की पॉलिसीज में पैसा लगाते हो, तब आपको ये देखना चाहिए कि क्या मुझे वो जितना रिस्क कवर मिलना चाहिए और जिस तरह का रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप 10, 15, 20, 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल नहीं होता, बड़ा रिस्क होता है आपके लिए इन्फ्लेशन का। और अनफॉर्चुनेटली जब हम ऐसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमेशा अट्रैक्ट करता है कि हमें लमसम कितना पैसा मिलेगा, हम नॉमिनल रिटर्न देखते हैं, हम शायद रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं देखते हैं। तो आई थिंक ये पहले तो मुझे लगता है कि मोर देन पॉलिसीज कौन सी हो, एक ये सोच बदलने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म में जब इतने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी नॉमिनल रिटर्न माइनस टैक्सेशन माइनस इन्फ्लेशन, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और इन पॉलिसीज में आप नॉर्मली जो है आप स्ट्रगल करेंगे और आप देखेंगे कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो नेगेटिव होगी। तो मुझे लगता है सोच बदलिए, कन्वीनियंस मत देखिए कि चलिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें थोड़ा इंश्योरेंस मिल जाएगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, वो किसी भी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये सोच बदलेंगे, डेफिनेटली आपको रीअसेस करना है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर ये इसको सरेंडर करने से थोड़ा घाटा होगा, हो सकता है हो आज, लेकिन अगर आपके पास आगे जाके 10-15 साल का समय है तो वो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होराइजन है आपके पास कि आपके वो लॉसेस भी कवर करेगा और आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, शो का आखिरी सवाल होगा अश्विनी मिश्रा का। हमने इनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन फ़ोन नहीं लग पा रहा है। इन्हें ELSS फंड में निवेश करना है और वो भी एकमुश्त, और इसके अलावा अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ये SIP के ज़रिए भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। 2.5 साल की इनकी बेटी है और किस तरह से शुरू करें पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ये इनका सवाल है। तो सबसे पहले तो ELSS फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या नहीं, अपने लक्ष्यों के लिहाज से टैक्स बचाने के लिए तो करना ही चाहिए अर्नव जी, लेकिन अगर टैक्स बचाना इनका पर्पस नहीं है तो क्या ये नॉर्मल कैटेगरी के फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि लक्ष्य तो इनका अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने का ही है। उसके लिए ELSS लें या कोई और फंड, अगर टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए तो मेरे ख्याल से निवेश किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? ELSS कैटेगरी का एक स्पेसिफिक गोल यही है कि आपको ये टैक्स बचाने में मदद करता है, और वो टैक्स बचाने में व्हेन यू इन्वेस्ट, क्योंकि जितना अमाउंट आप डालते हो अप टू 1,50,000 उसका आपको एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, लेकिन उसके साथ आता है 3 ईयर लॉक इन। अब अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए तो इस प्रकार के फंड्स में जाना इज पॉइंटलेस, क्योंकि ऐसा कैटेगरी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तब कोई देखता नहीं है कि आपने टैक्स बेनिफिट लिया या नहीं। एक बार आपने निवेश करते तो लॉक इन आ जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैंने टैक्स बेनिफिट नहीं लिया तो मुझे लॉक इन नहीं चाहिए, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो निवेश करने से 3 साल का लॉक इन आ जाता है, तो टैक्स बेनिफिट नॉट रिक्वायर्ड, तो आप जरूर एक नॉर्मल ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड फंड लीजिए। उसमें आप लार्ज कैप ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, या मिड कैप का मिक्सचर, ये सभी मिक्सचर ले सकते हैं। तो ये एक सीधी बात है, उस प्रकार आप अपना प्लानिंग करें। दूसरी बात आती है कि जब आप अपने डॉटर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको एक मिक्सचर ऑफ ऑप्शंस चूज करने चाहिए। म्यूचुअल फंड्स एक जरूर अच्छी चॉइस है, लेकिन उसके साथ अगर आप मान लीजिए आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम लेनी है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी आप किस प्रकार के फंड्स शामिल करेंगे, इसके लिए आपको एक सीधा प्रोसेस करना है कि आपको अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो देखना है, उसमें देखना है कि किस प्रकार की के फंड्स है, और उसमें से कई को स्पेसिफिकली इस गोल के लिए आपको निर्धारित करने होंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि आप सिर्फ इन आइसोलेशन कोई भी निवेश करते हैं तो उसमें रिस्क ये रहता है कि या तो आप रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, या वो गोल के लिए सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट पे रिलाई करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कई सारे साल हो जाएंगे, बीच में कई सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो इसीलिए
जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म गोल, खास करके बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये इतने करने ही है, लेकिन आपके लिए रेलेवेंट हो, सिचुएशन के लिए रेलेवेंट हो और आपका गोल अचीव हो। ये सब देख के ही आपको पोर्टफोलियो में कोई फंड शामिल करना चाहिए। तो बात हुई है अर्णव जी, जब आपको निवेश की शुरुआत करनी होती है लक्ष्यों की। अब अगर मान लें कि बाजार के इस लेवल पर किसी का इस तरह का ही लक्ष्य, बेटी के या बच्चे के पढ़ाई लिखाई का या जो भी उन्होंने टारगेट अपने बच्चों के लिए रखा था वो आ ही गया है लगभग, तो अब कैसे पैसों को निकाला जाए? जो भी कॉर्पस जमा हो उसे निकाल कर कहाँ डाला जाए? मेरे हिसाब से देखिए, जब भी कोई इस प्रकार का लॉन्ग टर्म गोल हो तो आपको एटलीस्ट 2 साल पहले से अमाउंट्स जो है, जो रिस्की एसेट्स में है, इक्विटी जैसे, उसको धीरे धीरे करके शिफ्ट कर देना चाहिए। अब मान लीजिए कि गोल एकदम नजदीक आ गया हो और आज की तारीख में आपने इस प्रकार का शिफ्ट नहीं किया हो, तो ये आप गुड लक कह सकते हो कि बाजार ऊंचे स्तर पर टिका हुआ है, तो आपका ये अपॉर्चुनिटी चला नहीं गया, तो आप इमीडिएटली जितना हो सके उतना अमाउंट शिफ्ट कर ले जो आपके गोल के लिए जरूरत है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि गोल नजदीक आए तो सेफ एसेट्स में आप मनी ट्रांसफर करते ही जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि जब गोल आ जाए तब अगर इक्विटी मार्केट्स में कोई तकलीफ हो जाए तो आपका गोल सडनली दूर चला जाए, क्योंकि आपका इतने सालों का एक्यूमुलेटेड कॉर्पस अगर लास्ट फेज में एक हिट लेता है तो फिर उस समय इसको यानी कि कवर अप करना और अपने गोल तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि रेगुलर निवेश करना अच्छी बात है, लेकिन जो फंड्स है या जो पोर्टफोलियो है उसका मैनेजमेंट करना, मॉनिटर करना और खास करके एंड में बदलाव करके जो नजदीक आते हुए गोल्स है उसके लिए तैयार करना, ये भी इतना ही जरूरी है। ऑलराइट, तो चलिए, आपके निवेश पोर्टफोलियो का मकसद ही यही है कि आप अपने हर आर्थिक लक्ष्य को अचीव कर सके, उसको पाने में आपकी सहायता करता है एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और बारीकी से हमने आपको समझाया है कि आपको कैसा अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कम से कम अपनी गोल प्लानिंग को जब आप शुरू करते हैं करना तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हर शो की तरह आपको मनी मंत्रा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने में हमेशा सहायता करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में मेरे साथ शामिल होने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि हम जो लाइव अपना शो आपको दिखाते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर, उसमें आप अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालिए और हम लाइव शो में आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो अपना सवाल हमें भेजते रहिए, चाहे ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर। नमस्कार।